दोस्तों नमस्कार। इस देश को तो बिहार के नौकरशाह ही चलाते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में चले जाइए तो वहां भी बिहार के नौकरशाहों की एक लंबी कतार आपको दिखाई देगी। यहां तक कि प्रधानमंत्री के सलाहकारों की टीम में भी बिहार के ही लोग हैं। और यहां तक कि इस देश की जो संवैधानिक और स्वायत्त संस्थाएं जिन्हें कहते हैं, वह भी बिहार के नौकरशाहों के हाथों में ही है। और उसमें बड़ा नाम आप सोच सकते हैं कि शायद उसमें इलेक्शन कमीशन का आप जिक्र कर दें तो कर दीजिए। आप कहेंगे हम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी का जिक्र कर दें तो कर दीजिए। बिहार के नौकरशाह इस देश को चलाते हैं, लेकिन बिहार के लोग खुद बिहार को क्यों नहीं चला पा रहे हैं? इस देश के भीतर में इस वक्त कोई ऐसा मुख्यमंत्री आपको मिलेगा नहीं जो बीते 20 वर्षों से मुख्यमंत्री हो। 2005 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। 2005, 2010, 2015, 2020 और अब 2025 का चुनाव आकर खड़ा हो गया है। और उसी चुनाव के इर्द गिर्द बिहार की अर्थव्यवस्था, बिहार की सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थिति और बिहार की राजनीति को टटोला जा रहा है। लेकिन इस दौर में दिल्ली से जो बिहार को देखते रहे, पहली बार एक ऐसी स्थिति भी आ गई क्या कि राजनीति के माहिर खिलाड़ी जो दिल्ली से बिहार को साधना चाहते थे, आज वो फेल हो गए? क्या इस दौर में बिहार को समझ पाने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी आ नहीं पाई? या जिस जाति समीकरण के आश्रय सोशल इंजीनियरिंग का पाठ खुद बीजेपी ने पढ़ा और पढ़ाना चाहा, वह भी इस बार क्या फेल हो गया? और क्या वाकई नीतीश का चेहरे का विकल्प खोजते खोजते बीजेपी यह भूल गई कि बिहार में एक और पॉलिटिकल पार्टी है जो एक वक्त लालू यादव चलाते थे, अब उनके बेटे तेजस्वी यादव चलाते हैं। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है, बिहार के सामाजिक समीकरणों में, जातीय राजनीति में कोई परिवर्तन बीते 40 वर्षों से आया नहीं है। और उस राजनीति को साधने से पहले यह नहीं देखना होगा कि बिहार का बजट 2005 में क्या था और आज कितना बढ़ गया। समझना यह होगा कि 2005 में बिहार के भीतर हर तीसरा व्यक्ति गरीब था और आज नीति आयोग की रिपोर्ट खुले तौर पर कहती है कि हर दूसरा व्यक्ति गरीब है। हालांकि उसमें कुछ तमगे वो गाड़ देती है, जो कि प्रधानमंत्री की योजना के तहत सिलेंडर मिल गया, घर मिल गया, शौचालय बन गया, तो उसके आश्रय वो मान लेती है कि जी नहीं, अब यहां पर सिर्फ 38-39% ही गरीब है। लेकिन हकीकत तो यह है कि बिहार के भीतर 51% आबादी जो है वो गरीबी की रेखा से नीचे है। इस देश के भीतर में बिहार में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। बिहार में कोई इंडस्ट्री नहीं है जो रोजगार दे सके। बिहार के भीतर सबसे बड़ी इंडस्ट्री, वह भी कमाने की दृष्टि से और पॉलिटिकल इंडस्ट्री के तौर पर, बीपीएससी खड़ी हो गई। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन रोजगार दे नहीं पाई, लेकिन वो धंधे में तब्दील होती हुई हर किसी को दिखाई देने लगी। पेपर लीक भी हुआ और बिहार के छात्रों पर बिहार पुलिस ने डंडे भी बरसाए, क्योंकि इस दौर में इस देश की राजनीति कुछ इस तर्ज पर चल पड़ी जहां पर यह देश आपस में ही गुत्थम गुत्था कर रहा है। हिंदुस्तान के भीतर हिंदुस्तानी ही हिंदुस्तानी से लड़ता हुआ जब दिखाई दे, तो हो सकता है आपके भीतर यह सवाल कौंधने लगे कि फिर इस देश का नागरिक कौन हुआ? नागरिक नागरिक से लड़ रहा है। और शायद यही वो परिस्थिति है कि बिहार से निकलकर जो नौकरशाह इस देश को चला रहे हैं, वह भी बिहार को देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन जिक्र तो आज का है, बीजेपी का है। बीजेपी के 7 मंत्रियों ने शपथ ली और यह सोचकर शपथ दिलाई गई और ली गई क्योंकि यह शपथ मार्च के महीने में ही होनी थी। मार्च, पिछले बरस का मार्च। उसके बाद से लगातार जो बीजेपी का कोटा था वो रुका था, थमा था। यानी बिहार सरकार चल रही थी, लेकिन 7 मंत्रियों की कमी थी। किसी के पास 1 मंत्रालय तो किसी के पास 6 मंत्रालय, ऐसी स्थिति भी थी।
लेकिन आज 7 मंत्रियों ने शपथ ले ली, यह सोचते समझते हुए चुनाव करीब हैं। 5 से 6 महीने का वक्त है, इस बीच में कमाल कर देंगे। लेकिन आइए जरा परख लीजिए आज का खेल क्या हो गया, वह भी बिहार को लेकर। और बिहार की राजनीति में जाति को साधते साधते बिहार में खुद अपने पैर पर कहीं बीजेपी ने कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली, क्योंकि बिहार तो उन राज्यों में है जहां पे जाति जनगणना हो चुकी है, आंकड़े सामने आ चुके हैं। और उन आंकड़ों के आसरे बिहार में अब ट्रांसफर पोस्टिंग भी होती है, यानी नौकरशाहों की आवाजाही भी वहां पर बिहार के भीतर जाति समीकरण के आसरे चलती है। तो आइए जरा इसे परखने की कोशिश आज इसलिए कर ली जाए क्योंकि नीतीश कुमार का विकल्प खोजते खोजते बीजेपी का पूरा विस्तार नीतीश कुमार को ही कटघरे में खड़ा लाकर आने वाले वक्त में नीतीश कुमार के बदले बीजेपी का कौन सा नेता और बीजेपी का कैसा वोट बैंक बिहार में राज करेगा, कुछ इस दृष्टिबोध से वो आगे बढ़ी। लेकिन बिहार के समीकरणों को साध पाने में वो चाहे जातीय तौर पर हो, वह सफल हो नहीं पाई। और एक सच तो यह भी है कि 2005 से लेकर अभी तक नीतीश कुमार की पूरी यात्रा एक झटके में दोबारा से 2005 के जो फरवरी के महीने में जो उनका वोट बैंक था नीतीश कुमार का, वो तकरीबन उस समय 14.55% था 2005 में, फरवरी के महीने में। उस वक्त हंग असेंबली की स्थिति थी, 6 दिन की सरकार, 7 दिन की सरकार रह पाई थी। नीतीश कुमार हट गया और अक्टूबर में दोबारा चुनाव हुआ। लेकिन मौजूदा वक्त में पिछले चुनाव में भी नीतीश कुमार का वोट बैंक 15% पे आकर ठहर गया, यानी कमोवेश फरवरी 2005 के वोट बैंक की स्थिति में नीतीश कुमार आकर 2020 में खड़े हो गए। हालांकि उस वक्त जनता दल यूनाइटेड को 55 सीटें मिली थी 2005 के फरवरी के महीने में, और आज यानी पिछले चुनाव में 43 सीटें मिली है। लेकिन बिहार के राजनीतिक समीकरण में ना तो बीजेपी अपने बूते सत्ता में आ सकती है, ना लालू यादव यानी तेजस्वी यादव यानी आरजेडी अपने बूते सत्ता में आ सकती है। कांग्रेस का कोई संगठन है नहीं, कोई चेहरा है नहीं, नेता है नहीं। उसने 1 तारीख को बैठक दिल्ली में जरूर बुला ली है, लेकिन उससे क्या निकलेगा कोई नहीं जानता है। सीपीआई एमएल को एक वोट बैंक चाहिए, वो वोट बैंक आरजेडी के जरिए निकलता है, कांग्रेस के जरिए निकलता है तो वो आगे बढ़ती है, अन्यथा उसकी कोई जमीन है नहीं। यानी नीतीश कुमार इस पूरी राजनीतिक समीकरण के बीच में कुछ इस तर्ज पर खड़े हैं कि तमाम अंतर्विरोधों को हम ही साध सकते हैं और हम जहां पर खड़े होंगे लाइन वहीं से शुरू होगी। तो क्या 2025 के मुख्यमंत्री का ऐलान अभी से कर दिया जाए कि वो नीतीश कुमार होंगे, या फिर इस प्रक्रिया के भीतर पहली बार जो आज ओथ सेरेमनी हुई, शपथ ग्रहण हुआ 7 मंत्रियों का, अब 36 मंत्री हो गए, कोटा पूरा हो गया, उसके जरिए कुछ नई परिस्थिति तो नहीं बनेगी। हमें लगता है आज इस पर पहले नजर डालने से पहले एक वाकया नीतीश कुमार का जरूर सुन लीजिए। प्रधानमंत्री मंच पर बैठे हैं, यह 36 घंटे पहले का वाकया है। प्रधानमंत्री मंच पर, माइक मुख्यमंत्री के हाथ में, और याद कर रहे हैं 2005 में 28,000 करोड़ का बजट था, अब 3 लाख करोड़ पार कर गया। इस दौर में और उस दौर में महंगाई दर और कमाई का दौर, और उस दौर और अब के दौर में इस देश के भीतर वस्तुओं की जो कीमत थी, उस परिप्रेक्ष्य में हमारी टीम ने जब काम करना शुरू किया तो बतलाया कि दरअसल 2005 में जो आर्थिक स्थिति बिहार के लोगों की थी, आज की परिस्थिति में वो कहीं ज्यादा नाजुक और त्रासदीदायक हो गई है, क्योंकि वह कम हो गई है। की सरकार तो आई थी 2005 में, 24 नवंबर 2005 को तो सरकार पहले से बनी हुई थी। तो उसमें क्या था, बजट मात्र 28,000 करोड़ था, लेकिन हम लोगों ने लगातार काम किया और इनका पूरा सहयोग मिलता रहा है। अब उसके चलते क्या हुआ है, अब 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। अब इतना ज्यादा यहां पर हो रहा, इनका सारा सब जगह से सहयोग मिल रहा है। अब चूंकि नीतीश कुमार 2005 को याद कर रहे थे तो हमें लगा यह पहले सुना दिया जाए, क्योंकि 2005, 2010, 2015, 2020
और अब 2025 के चुनाव में जाने से पहले एक ऐलान तो कोई भी कर सकता है कि बिहार के किसी भी राजनीतिक दल को 30% वोट कभी नहीं मिले। सबसे ज्यादा वोट जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार को मिले तो 2010 में मिले थे, जो 22.8% था और उस वक्त 115 सीटें मिली थी। बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट 2015 में मिले, लगभग 24.42%। हालांकि सीट 53 ही मिली थी, जबकि 2010 में उसको 91 सीट मिली थी, लेकिन परसेंटेज ऑफ वोट जो था वह 16.49% था। आरजेडी को सबसे ज्यादा वोट पिछले चुनाव में मिले थे, 23.11% यानी 23.11% वोट मिले थे और 75 सीटें मिली थी, जबकि 2015 में सबसे ज्यादा सीट 80 सीटें मिली थी। उस समय 18.68% वोट मिले थे, 18.68%। कांग्रेस 6 से 9% के बीच में घुमड़ती रही है, इसलिए उसके जिक्र करने की जरूरत नहीं है। और जब रामविलास पासवान भी होते थे तो उनको भी मैक्सिमम 12% वोट ही मिले थे, वह भी 2005 में, उसके बाद से नहीं मिले। हमने यहां 30% का जिक्र इसलिए किया क्योंकि बिहार में जो सेंसस हुआ उसने बताया कि बिहार में यादवों की तादाद, यादव, लालू यादव, तेजस्वी यादव, आप कह सकते हैं यादवों पर वर्चस्व है। 14.27% वोट या 14.27% जनसंख्या यादवों की है, जो जाति जनगणना बतलाती है। मुस्लिम वोट बीजेपी को देता नहीं है, आरजेडी को देता है, कांग्रेस के साथ खड़े होने पर देता है, जनता दल यूनाइटेड को देता है जब वो बीजेपी के साथ नहीं होती है। हालांकि कुछ जगहों पर उसके वोट भी बटे हैं। और एआईएमआईएम की एंट्री जो बिहार में हुई उसकी बड़ी वजह यही थी कि अगर वह बीजेपी और जेडीयू से खिसका तो कहां जाएगा, तो आरजेडी बची और उसको सत्ता में नहीं आ रही है, तो फिर अपनी लड़ाई वो कैसे लड़े। तो एआईएमआईएम की भी मौजूदगी भी पिछले चुनाव में हो। यहां एक लाइन का जिक्र तो प्रधानमंत्री मोदी का बिहार को लेकर क्या नजरिया है, इसका जिक्र तो करना चाहिए। लेकिन अब विकसित भारत में बिहार का वही स्थान होगा जो प्राचीन समृद्ध भारत में पाटलिपुत्र का था। इसके लिए हम सभी मिलकर निरंतर प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बिहार की मौजूदा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों के बीच जब विकसित भारत होगा तब उस विकसित भारत में बिहार का स्थान अव्वल होगा। यह सोच बिहार का वोटर समझ चुका है। लेकिन फिर सोचिए हमने 30% का जिक्र क्यों किया। यादवों की तादाद 14.27% और मुस्लिमों की तादाद 17.15%, जो बतलाता है दोनों मिल जाए तो तकरीबन 31.5% हो जाते हैं। और अगर ये एक वोट बैंक एक मुश्त किसी एक पार्टी के हक में चला जाए और वोटिंग परसेंटेज अगर बिहार का 70% हो जाए तो एक झटके में जो एक मुश्त वोट जिस पॉलिटिकल पार्टी के हक में जाएगा वो सत्ता में आ जाएगी। हमने यहां यादवों का जिक्र इसलिए भी किया क्योंकि इस वक्त बिहार की विधानसभा के भीतर तकरीबन 30-31 यादव एमएलएज हैं और उनमें से 18-19 एमएलएज आरजेडी के हैं, 4 एमएलए जनता दल यूनाइटेड के हैं, 4 एमएलए बीजेपी के भी हैं, बाकी कांग्रेस के हैं, सीपीएम के हैं, वीआईपी पार्टी के हैं। थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए। और अब आप सोचिए कि जो 30 एमएलए हैं उसमें ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने पिछली बार वोट में सेंध लगाने की कोशिश यादवों के भीतर नहीं की। उन्होंने 11 यादवों को अलग अलग जगह से खड़ा किया, 4 पर जीत भी मिली। नरपतगंज से जयप्रकाश यादव जीत गए, कहलगांव से पवन कुमार यादव जीत गए, मुंगेर से प्रणव कुमार यादव जीत गए, पटना साहिब से नंद किशोर यादव जीत गए। नंद किशोर यादव को विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया गया, बाकी किसी यादव की कोई जगह नहीं। जनता दल यूनाइटेड ने विजेंद्र यादव को मंत्री बना दिया, एनर्जी प्लानिंग डेवलपमेंट सौंप दिया, उनके भी 4 थे। लेकिन इस विस्तार में 7 लोग जो आए निकल के,
उसमें अगर आप एक एक कास्ट और लाइन को समझने की कोशिश करेंगे तो पहला सवाल आपके भीतर यही होगा कि चुनाव से ऐन पहले किसी भी विस्तार में उस जाति के वोट को देखा जाता है। और दूसरा सवाल आपका होगा कि यादव जब पूरे तरीके से आरजेडी के साथ है तो फिर क्यों वोट देंगे बीजेपी को? वह तो बीजेपी के 4 एमएलए तो यादव जीत कर आए और उसमें से एक तो इस बार फोन का इंतजार कर रहे थे कि शायद हम हो जाएंगे। और यादव के भीतर भी अगर यह मैसेज आ चुका है बिहार में कि अगर आरजेडी सत्ता में नहीं आएगी तो रास्ता कैसे निकलेगा, तो इससे बेहतरीन मौका कुछ हो नहीं सकता था। जो सवाल तो है बिहार की राजनीति में, तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्या जाति समीकरण साधने के खेल में साध ली गई और उसमें निशाने पर नीतीश कुमार आ गए। नीतीश कुमार की राजनीति क्या 2025 में थम जाएगी? यह सवाल बीजेपी के भीतर है। और बीजेपी ने जो विस्तार किया उसमें 2-3 चेहरों को समझना होगा, जैसे कृष्ण कुमार मंटू, ये कुर्मी समाज से आते हैं, मुखिया के तौर पर स्टूडेंट लाइफ से निकले, गांव में मुखिया बने, वहां से निकले, सारण के आमनौर सीट है इनकी जहां से ये चुनकर आए। पिछले दिनों उन्होंने कुर्मी समाज की एक बैठक भी की और यह बड़ा सवाल था क्या वाकई बीजेपी उनको कुर्मी नेता के तौर पर खड़ा कर रही है? तो कुर्मी नेता कौन है बिहार में? नीतीश कुमार है। और कुर्मियों की तादाद कितनी है? 2.88%। यानी नीतीश कुमार को साधने के लिए मंटू को, कृष्ण कुमार मंटू को मंत्री बना दिया गया। दूसरा सवाल, नीतीश कुमार की घेराबंदी सिर्फ यही नहीं हुई, नीतीश कुमार की घेराबंदी उनके अपने नालंदा के क्षेत्र में भी हुई, जहां पर बिहार शरीफ, वहां से सुनील कुमार चुनाव जीतकर आए थे, जो कुशवाहा समाज से आते हैं। यानी लवकुश का जो फार्मूला था उसको बीजेपी ने चाहा अपने साथ ले लें, तो कुशवाहा की तादाद कितनी है? 4.21%। जहां जहां सेंध लगाने की कोशिश इस मंत्रिमंडल विस्तार में या बीजेपी ने अपनी जिन 7 सीटों को भरने के लिए जिन लोगों को सामने किया, उनके निशाने पर नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार किसके साथ खड़े हैं? बीजेपी के साथ खड़े हैं। अब यहां पर एक दूसरा सवाल है, नीतीश कुमार ने यह ढील दी। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार नहीं जानते थे ये किसे किसे मंत्री बनाएंगे। मुख्यमंत्री को यह जानकारी आपको देनी होती है और नीतीश कुमार ने यह जानकारी ले ली। और जब देखा कि जिस रास्ते ये जा रहे हैं उसमें आने वाले वक्त में आखिर में उनको उन्हीं के दरवाजे पर आकर खड़ा होना होगा, क्योंकि बिना वोट ट्रांसफर हुए बीजेपी अपने बूते आ नहीं सकती है। वह उसकी हाईएस्ट पॉइंट होगा जब वो 2015 में 7 खड़े होकर 53 सीट जीती थी और 24% वोट ले गई थी, लेकिन अपने बूते लड़ी थी तो वहां तो वो नहीं जीत पाई थी, अपने बूते भी नहीं आ पाती है। तो मैसेज है नीतीश कुमार का ढील देना, बीजेपी का फिसल जाना। इस मंत्रिमंडल विस्तार के भीतर अगर जाति समीकरणों को भी आप परखने की कोशिश शुरू करें तो सबसे पहले संजय सारावगी का नाम पुकारा गया, जो कि वैश्य समाज से आते हैं। और अपने तौर पर जो बीजेपी का अपना वोट बैंक है उसे महत्ता देना, पैसे वाले को महत्ता देना, और इन सब के आश्रय जिस राजनीति को वो साधना चाहती है बीजेपी, उसमें या तो अपनी कमजोर स्थिति को मजबूत करना चाहती है या फिर जो साथ है नीतीश कुमार उसे टारगेट पे लेना चाहती है। लेकिन चुनाव तो आरजेडी और कांग्रेस और सीपीआई-एमएल के गठजोड़ से होना है। तो क्या यह पहली बार एक ऐसी चूक हो गई? क्योंकि अगर बिहार के भीतर की परिस्थितियों को भी परखें, नीतीश कुमार अगर एक वक्त 20% वोट के साथ सत्ता में 2005 में आए तो आज वो 15% वोट पर खड़े हैं। बीजेपी जो 15% वोट के साथ 2005 में नीतीश के साथ खड़ी हुई, उसको देखिएगा तो वो 19% पर आकर खड़ी हुई है। आरजेडी जो 23% ले गई थी वह 23% पे ही मौजूद है। यानी आरजेडी का पूरा वोट बैंक जो है वह 19 से 23% के बीच रेंगता है। यह एक लिहाज से एक सीधी लकीर सरीखा लगेगा आपको, क्योंकि बाकियों के ऊपर नीचे है। मसलन 15 से 22%, 7% का अंतर आ गया, जो अंतर नीतीश कुमार के वोट बैंक में आया। बीजेपी के वोट बैंक में 15 से 24% का अंतर, जो कि एक लिहाज से 9% का अंतर आया। कांग्रेस का 6 से 9% रहा है, लेकिन आरजेडी का मिनिमम 19 और 23 के बीच में रहा है।
तो एक वोट बैंक निर्धारित है, उसमें कुछ और जोड़ने की जरूरत है। जो बड़ा महत्वपूर्ण था यह मंत्रिमंडल विस्तार, और इसको भांप पाने की स्थिति में बीजेपी नीतीश कुमार की ढील के साथ फिसल गई। तो क्या राजनीतिक तौर पर जिस बात का जिक्र 24 घंटे पहले नीतीश कुमार के बेटे कर गए, वो एक नया मैसेज है? क्योंकि नीतीश कुमार भी परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं। यहां तक कि जब कर्पूरी ठाकुर, जो उनको वो अपना गुरु मानते थे नीतीश कुमार, कर्पूरी ठाकुर अपने रहते हुए अपने बेटे को कभी नहीं आने दिया, जो रामनाथ ठाकुर इस वक्त केंद्र सरकार में मंत्री हैं, नीतीश कुमार ही उसे लेकर आए। तब जब कर्पूरी ठाकुर की राजनीति खत्म हो गई, रामनाथ ठाकुर को लेकर आए। इसीलिए जो बेटे हैं नीतीश कुमार के, उनको भी जगह इस वक्त निशांत को नहीं मिली। लेकिन निशांत इस दौर में चेहरा दिखाते हुए जब पहली बार सामने आए तो क्या कहा उन्होंने? उम्र के हर तबके के लोगों को आह्वान करते हैं कि वोट करें। विकास किया है पिताजी ने। पिछले बार आप लोगों ने 43 सीट दे दिया, तब भी उन्होंने विकास का क्रम जारी रखा। तो इस बार थोड़ा सीट बढ़ाना मांगता है ताकि आगे भी पिताजी विकास जारी रखें। चर्चा ये हो रही है कि आप राजनीतिक में आना। अरे चलिए, कार्यकर्ताओं की भी डिमांड लगातार। और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी मैं आह्वान करता हूं, जाइए जन जन तक। पिताजी की नीतियां जो उन्होंने 19 साल में काम किया है, विकास किया, उसको जन जन तक पहुंचाएं। जनता को मालूम होना चाहिए ना कि क्या होना चाहिए, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। तब जाके जनता समझे कि हाँ ये लायक है तो ठीक है। 25 में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए भी घोषित करें, और हमारे जेडीयू भी कार्यकर्ता, सारे नेता सब मिलकर घोषित करें। एनडीए भी घोषित, सीएम है, और सीएम के उनके नेतृत्व में हमारी सरकार बने, फिर से विकास का क्रम जारी रखे जनता के बीच। अरे चलिए। ये नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत, जिन्होंने राजनीति में कदम नहीं रखा है, लेकिन अपने पिता को जिताने और पिता को मुख्यमंत्री पद का चेहरा उन्हें ही बनाने की दरख्वास्त उन्होंने मीडिया के सामने कर डाली। यहां पर 3 बड़े सवाल हैं जिसमें बीजेपी बिहार के चुनाव को लेकर फिसल गई, और इन सब के बीच नीतीश कुमार चूंकि बीजेपी के साथ खड़े हैं और उनकी किसी बात को सुनने के लिए ना नरेंद्र मोदी तैयार है, ना अमित शाह तैयार है, ना केंद्र सरकार तैयार है। आप कहेंगे कैसे? दरअसल मखाना कोई मुद्दा नहीं था, और मखाना के आसरे बिहार के एग्रीकल्चर इकोनॉमी को लेकर कोई मुद्दा बड़ा नहीं था। नीतीश एग्रीकल्चर से जुड़ी अर्थव्यवस्था को प्रधानमंत्री मोदी से ज्यादा जानते और समझते हैं। इसीलिए 2005 के बाद उन्होंने ग्रामीण बिहार को साधने की कोशिश और बिहार की महिलाओं को लेकर शराबबंदी और लड़कियों को साइकिल देकर उनको आगे बढ़ाने की सोच, इन 3 रास्तों पर जब वो चले तो उनका चेहरा सुशासन बाबू के तौर पर उभरा। लेकिन मौजूदा सवाल कुछ और है। जब जब बीजेपी से नीतीश कुमार ने हाथ मिलाया, एक ही जिक्र तो किया, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए, और विशेष राज्य का दर्जा दिल्ली ने नहीं दिया। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दीजिए, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बनाया। बिहार के युवाओं के सामने इस दौर में सारे रास्ते अंधेरी गली में जाते हैं, और बिहार में आंदोलन या उससे हटकर एक समानांतर पॉलिटिक्स प्रशांत किशोर अपने तौर पर कर जरूर रहे हैं, लेकिन बिहार के जातीय समीकरणों को वो कैसे साध पाएंगे, यह सवाल तो जरूर है। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि क्या वाकई इस बार एक फिर से बीजेपी ने वह रास्ता खुला छोड़ दिया जहां नीतीश कुमार अगर शिफ्ट आखिरी मूवमेंट में हो जाते हैं तो वह पिछली बार की तुलना में यानी 43 सीट से आगे निकलकर एक झटके में 2015 की स्थिति में आ सकते हैं, जब वो 71 सीट लेकर आए थे, और उस वक्त आरजेडी 80 सीट लेकर आई थी, यानी दोनों ने मिलकर 150 सीटें हासिल कर ली थी। क्या वो स्थिति आ सकती है? क्योंकि यह रास्ता इसलिए खुला है क्योंकि नीतीश कुमार के पास मुद्दे हैं। बीजेपी ने उन मुद्दों से पल्ला झाड़ा है। बीजेपी ने अपनी राजनीति में बिहार के जातीय समीकरण को तो समझा, लेकिन साध पाने में वह विफल रही क्योंकि उसको अपना घर संभालना था। वहां पर भी झटके थे। इन झटकों की सबसे बड़ी कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बल्कि खुद उनके प्रदेश अध्यक्ष, जो मंत्री भी थे और प्रदेश अध्यक्ष भी थे। इससे पहले सम्राट चौधरी भी प्रदेश अध्यक्ष भी थे और फिर मंत्री बन गए। 6 महीने तक बने रहे। जायसवाल साहब 7 महीने तक बने रहे। उसके बाद उन्होंने जो पत्र लिखा वो त्रुटिपूर्ण था, गड़बड़ियां थी।
ये मैसेज है दरअसल बिहार के लोग जो दिल्ली में बैठे हुए नौकरशाह हैं और बिहार के भीतर एजुकेशन, शिक्षा या समझ को लेकर जो जागृति है, उसमें वहां का व्यक्ति राजनीति के पाठ तो कहते हैं पेट से ही पढ़कर आता है और गांव खेड़े में रहने वाला बच्चा तो हर मोड़ पर देखते चला जाता है कि दरअसल क्या स्थिति है। और इसीलिए उस राजनीति को साध पाना बीजेपी के लिए अभी भी बहुत दूर की गोटी है और बिना बिहारी के वह चल नहीं पाएंगे। यह मैसेज बहुत साफ है, बिहार में नीतीश का चेहरा चाहिए, दिल्ली में बिहार के नौकरशाह चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।